डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो सितंबर का जो जेईई मेन अटेम्प्ट है उसमें 4 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाने वाला हूँ 4 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट जो है उसके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे मतलब पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उनकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल पेपर है उस एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनकी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है। ऐसा ऑप्शंस की लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन बाकी उन क्वेश्चंस में इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल, इसमें बोला हुआ कि हाउ डज ए सिंथेटिक ड्रग, जिस ड्रग का नाम है टरफिनेडाइन, इसका नाम है टरफिनेडीन, वर्क एज एंटीहिस्टामिन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो एक ड्रग है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है जिसका नाम है टरफिनेडीन, और ये जो सेल्डेन यहाँ पर लिखा हुआ है ये ड्रग का नाम नहीं, लेकिन ये ड्रग जिस ब्रांड नेम के अंडर इस ड्रग को बेचा जाता है एक ब्रांड नेम है जो मेनली मतलब यूएसए में पॉपुलर है, ठीक है। तो ये तो देखो ब्रांड का नाम है, जो ड्रग है वो अपनी ये वाली है। इस ड्रग को अपन यूज करते हैं एज ए एंटीहिस्टामिन। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स होते हैं उसको अपन किस काम में लेते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है तो मेनली इसको काम में लिया जाता है टू प्रिवेंट स्नीजिंग, और यू कैन से टू प्रिवेंट रनी नोज, ठीक है। या फिर आप इसको काम में ले सकते हो कि अगर आपने देखा होगा कई बार इचिंग होती है, इचिंग में भी इन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को अपन काम में लेते हैं। तो ये एंटीहिस्टामिन ड्रग के रूप में काम करती है, ठीक है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि यहां पर इनमें से कौन सा करेक्ट है इसके लिए। तो पहला कहता है कि ये इंक्रीजेज द स्टिमुलेशन ऑफ हिस्टामिन। तो देखो जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटीहिस्टामिन है, मतलब हिस्टामिन का ये स्टिमुलेशन तो उसको इंक्रीज तो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा कहता है इट इज ए ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। तो वैसे देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो वो सेकंड है, क्योंकि हिस्टामिन की जो रिसेप्टर साइट है जहां पर कोई भी बाहर से ड्रग आती है जहां पे वो बाइंड होती है उसको बोलते हैं रिसेप्टर साइट। तो उस हिस्टामिन की जो रिसेप्टर साइट है वहां पर आके ड्रग उससे बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद ये उस हिस्टामिन के फंक्शन को, जो इसका जो नेचुरल फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको कम कर देगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एंटीहिस्टामिन ड्रग। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन। तो दोनों वन और थर्ड तो एक ही बात हो गई, और दोनों के दोनों क्या है? गलत है। फोर्थ कहता है इट इज ए ड्रग दैट मिमिक्स द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगेन ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक सवाल था जिसमें आपसे ड्रग के फंक्शन के बारे में पूछा गया है। अगला सवाल, तो बात करते हैं अपन अगले सवाल की। अगले क्वेश्चन के अंदर में बोला गया कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको इनिशियली एक रिएक्टेंट दे रखा है एसिटिलीन। उस एसिटिलीन में उसके साथ में अलग अलग जो रिएजेंट्स हैं उनकी रिएक्शन करवाई गई है। जैसे पहले ये रिएजेंट है, फिर सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो इन सारी की सारी सीक्वेंसेज को कंप्लीट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है एस, और हमसे पूछा गया है कि उस प्रोडक्ट एस की स्ट्रक्चर क्या होगी। ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो देखिए अपन क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इसको लेकर एक एक जो रिएजेंट दे रखा है उसकी रिएक्शन करवाएंगे उसके साथ, और फिर फाइनली उसका जो प्रोडक्ट है वो अपन बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इनिशियली जो हमें दे रखा है वो दे रखा है HC∼CH, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है वो करवाई जा रही है लिथियम के साथ में, यहाँ पर दे रखा है NH2। ध्यान रहे ये तुम्हें लिथियम अमोनिया ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसका अलग मतलब होता है, ये नहीं दिया हुआ है अभी फिलहाल, हमें दे रखा है LiNH2। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो जब यहाँ पर LiNH2 में दे रखा है तो इस पर लिथियम पे आएगा +1 चार्ज, NH2 पर आएगा -1 चार्ज, और ये जो NH2- है ये इसका जो एसिटिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से कर लेगा, और ये एसिटिक हाइड्रोजन लेने के बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, और यहां से बन जाएगा HC∼C-, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है इसके साथ
एक एल्काइल हैलाइड है अपने पास CH3CHCl, यहाँ लगा हुआ है CH3 और CH3 इसके साथ करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एक 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, और यहां पर आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल मान सकते हो, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। बोलो तो होगा क्या कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हुए यहां पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा और ये कुछ ना कुछ SN2 स्टाइल की रिएक्शन हो जाएगी, SN2 टाइप की रिएक्शन ये बन जाएगी। तो इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा ये CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH CH CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आपको अगर याद हो तो ये वाली जो रिएक्शन है, जब हम ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं एल्काइंस के साथ, तो हम जानते हैं कि इस केस में होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर का एडिशन होने के बाद जो एल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर कीटोन में। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बन गया, और नीचे लग जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। क्लियर है यहां तक? याद करो, इसके बाद अगले स्टेप में जो ये वाला प्रोडक्ट है, यहां तक आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मैं पहले वो प्रोडक्ट लिख लेता हूं यहां पर। ये प्रोडक्ट अपना था CH3 CH C डबल बॉन्ड OCH3 CH। इसके बाद उस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन NaBH4 के साथ। ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो काम करता है रिडक्शन का। किसको रिड्यूस करेगा? वो कीटोन को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। तो यहां पर बन जाएगा CH3CH2COH CH3, यहां पर H आ गया, और ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। क्लियर है यहां तक? अगले स्टेप में वही इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि इस केस में डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो H+ है उस पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। लोन पेयर के अटैक करते आप जानते हैं ये बन जाएगा OH2+ बन जाएगा। यहाँ पर OH2+ बनते ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनेगा ये। ठीक है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि आप जानते हैं कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो हमेशा टेंडेंसी रहती है कि उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, जिसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस केस में जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास, सॉरी ये 2 हाइड्रोजन नहीं, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। इसके पास जो लगा हुआ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अरे इस कार्बन को 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो। तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पर क्या जा रहा है? हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों जा रहा है? क्योंकि CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जा रहा हो। जब CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, यहां जो कार्बन बचा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला गया अपने साथ, और ये बन जाएगा CH2, ये बनेगा CH3, और यहां पर आ जाएगा CH3, नीचे CH3CH3। इसको आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी बोल सकते हो। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पहले जब ये कार्बोकैटायन, ये वाला जो कार्बोकैटायन था, उस केस में 3 और 1 4, केवल इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन अब 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे 5, और 1 ये रहा 6। अब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इसमें जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज होकर वो बन जाएगा ये वाला कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकल के क्या बन जाएगा? वहाँ पर एल्किन बन जाएगी। और एल्किन बनती है कौन सी? मोस्ट स्टेबल एल्किन यहाँ पर बनती है। सेटजेफ एल्किन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो उस केस में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अगर आपने यहाँ से H निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वो भी इतनी स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला H निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उस एल्किन के लिए 3 और 2 5। देखो 3 और 2 5 तो ये हो गए, 3 8 और 3 11, टोटल 11 अल्फा हाइड्रोजन है उस एल्किन के लिए,
और वो बन जाएगी मोस्ट स्टेबल एल्कीन। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 2 11 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इनको सीक्वेंस में रिएक्ट करवा के फाइनल प्रोडक्ट तक आप पहुँच सकते हैं। आपको ध्यान रखना था कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट का, आपको ध्यान रखना था मोस्ट स्टेबल एल्कीन के फॉर्मेशन का, आपको ध्यान रखना था शुरू में कि ये वाला क्या काम करता है उस चीज़ का। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में आपको पैरामिथाइल एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन है, पैरा पे मिथाइल लगा हुआ है। NaNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। समझ ही गए होंगे कि जब भी कहीं पर NH2 दिख जाए और NH2 की रिएक्शन अगर करवाई जा रही हो NaNO2 के साथ, तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है इसमें? तो यहां पर बन जाता है, यहां बन जाएगा N2+ और Cl- बन जाता है। नीचे क्या हो जाएगा? CH3। अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? CO2Cl2 से करवा रहे हैं। तो याद करो इस रिएक्शन का नाम होता था सैंडवेयर रिएक्शन। ठीक है, होगा क्या इस रिएक्शन के बाद? तो इस रिएक्शन में यहां पर बन जाएगा, यहां आ जाएगा Cl, ऊपर Cl लग जाएगा और नीचे बन जाएगा CH3। ये बन जाएगा आपका X तक आ चुके। अब आगे क्या बनेगा वो सुनिए। अगले स्टेप में X जब अपना ये बन चुका है, तो इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी यहां पर, और फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो पहले बनेगा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, यहां बनेगा CH2 और उसके साथ में लग जाएगा Cl। तो ये बन चुका आपका प्रोडक्ट Y। और आगे तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसमें सोडियम डालोगे ईथर के साथ, तो आप जानते हैं कि इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। और जो वुड्स रिएक्शन होती है उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए अपन क्या देखेंगे। अरे एक बात बताओ, अगर मान लो आपने यहाँ से Cl हटाया तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फिर भी स्टेबल है। लेकिन अगर आपने यहाँ से Cl हटा के यहाँ बना दिया फ्री रेडिकल, तो वो इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग का जो बेंजीन कार्बन होता है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है उस पर रखा फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता। तो उस केस में यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा और इनकी कपलिंग हो जाएगी दोनों की। और आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो CH2 ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये भी एक सीक्वेंस वाली रिएक्शंस का एक क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला जो सवाल है वो आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा होगा। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है इस बात पर कि उसके पास कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ डिपेंड करता है कि इनके पास जो लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब वो पेयरिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो चलिए एक एक करके अपन बात करने वाले हैं चारों के चारों कॉम्प्लेक्सेस की, और फिर अपन पता लगाएंगे किसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे उसी का होगा सबसे बढ़िया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, या यूँ कहूँ सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म उसी का होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ एक तो OX। तो देखिए OX के बारे में यहाँ पर आपको बोला हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो लिगेंड। स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। बाइडेंटेड लिगेंड होता है, दो जगह से मेटल के साथ बाइंड करता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या? बाइडेंटेड लिगेंड। एक तो वो लगा हुआ है, एक अमोनिया लगा हुआ है। तो इसके साथ अगर मान लीजिए दो लगे हुए हैं बाइडेंटेड, तो देखो यहाँ से 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से आ गया। 2 लगे हुए हैं अमोनिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो पहला जो कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ जाएगा अपने पास कितना? 6 आ गया। इसके बाद
कॉपर के लिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर आप कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट x मान लेंगे तो प्लस जो ऑक्जेलेट है वो यहाँ पर -2 में है, इंटू 2 आ जाएगा। अरे ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना है, -2 ही तो है। अमोनिया यहाँ पर 0 में होता है, न्यूट्रल होता है अमोनिया, ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो इसको सोल्व करने पर जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी यहाँ से +3, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोबाल्ट 3+ यहाँ पर है। क्लियर है यहाँ तक? कोबाल्ट 3+ का मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3d6। इसके बाद अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कोबाल्ट 3+ में जब ऑक्जेलेट जैसे बाइडेंटेट लिगेंड आते हैं, वो भी 2 लिगेंड आते हैं यहाँ पर, तो वो उसकी पेयरिंग करवा देंगे, या फिर जो आपको यूं कहूँ उस केस में बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, T2G नीचे की तरफ, Eg ऊपर की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 भर दिए, फिर आगे उसकी पेयरिंग करवा दो तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी में रह जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहले वाले केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 0। इसको याद रखना। चलिए बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में आपको एक आयरन का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक आपके पास लिगेंड है इथाइलिन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में EN बोलते हैं, एक लिगेंड है बाइपिरिडिल, जिसमें 2 जो पिरिडिन रिंग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और उनके जो नाइट्रोजन है वो डोनेट करते हैं। अरे बाइपिरिडिल की स्ट्रक्चर ये वाली होती है, ठीक है, ये आपस में यहाँ से कनेक्टेड होते हैं और ये जो दोनों की दोनों जो साइट हैं वो मेटल के साथ बाइंड होती हैं इस तरीके से, ठीक है। एक 5 मेंबर्ड क्लेटरिंग यहाँ पर बन जाती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाइपिरिडिल, और 2 यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है। तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, इसकी वजह से 2 आएगा, इनकी वजह से दोनों को मिला के 2 आएगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। बात करते हैं आयरन पे चार्ज कितना होगा। तो EN भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, बाइपिरिडिल भी न्यूट्रल है आपके सामने, अमोनिया भी न्यूट्रल होता है, तो आयरन प्रेजेंट होगा +2 में, और +2 का मतलब क्या बन जाएगा, 3d6। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो लिगेंड हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं या वीक फील्ड लिगेंड। तो ये वाला बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइएमीन भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इनमें पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होगी तो यहाँ ये बन जाएंगे आपके T2G ऑर्बिटल्स, यहाँ Eg ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ऊपर नहीं भेजना है, पेयरिंग करवानी है। इसका मतलब इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। तो इन दोनों में पहले और दूसरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो 0 और 0। बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन चौथे वाले की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए टाइटेनियम जो है वो 3+ में है, और यहां पर ये H2O का जो होल 6 है, H2O का होल 6 है भाई, ये 6 बाहर है यहां पर, ठीक है। टाइटेनियम 3+ है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 3d1 हो जाएगा, और 3d1 में तो कुछ लो स्पिन हाई स्पिन का लफड़ा ही नहीं है। अरे इसमें तो कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कितना ही वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स हमेशा ही क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 1। तो अब तक इसके पास अनपेयर्ड 0 थे, इसके पास भी 0 थे, इसके पास 1 है, इसके लिए अपन अभी बात करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो कॉम्प्लेक्स है, जिन बच्चों ने इसमें यही चेक नहीं किया कि ये कॉम्प्लेक्स का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, उनका सवाल तो पक्का गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है। क्यों हुआ है, सुनिए ध्यान से। GLY जो लिगेंड होता है ये ग्लाइसिन होता है, और ये होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर NH2 होता है, ठीक है, और ग्लाइसिनेटो बनाया है, इसका मतलब ये बनेगा कुछ ऐसे, ये H हटा दो यहाँ पर, और ये जो है ये बन जाएगा ग्लाइसिनेटो लिगेंड। यहाँ पर डोनेटिंग साइट एक नाइट्रोजन होता है, एक कार्बन का साथ लगा हुआ ऑक्सीजन होता है। तो इस ग्लाइसिनेटो लिगेंड पर यहाँ पर -1 चार्ज है। जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है वो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो पैलेडियम प्रेजेंट होगा वो पैलेडियम होगा यहाँ पर 2+ में। अरे कर लेंगे ना कैलकुलेट, इसको x मान लो, ये -1 है, ये 0 है, इज इक्वल टू +1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2 में, और पैलेडियम 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 4d8। अगर तुमने बिना कुछ सोचे समझे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मान के
अगर गलती से तुमने T2G और EG को ऐसे बना लिया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जब तुम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो 1 2 3, ठीक है, और चलो तुमने पेयरिंग भी करवा दी, मान लो 4 5 6, तो 7 और 8 यहां पर आएंगे। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इसके पास 0 थे, इसके पास 0 थे, इसके पास 1 था, इसके पास तो 2 हैं, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने जो ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम यहां पर ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम है, और जबकि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही नहीं है। अरे ऑक्टाहेड्रल तो दूर की बात है, दरअसल ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर अपन ऑक्टाहेड्रल की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्लाइस सिनेटो की वजह से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। ट्राइफिनाइल फोस्फीन जो होता है उसकी डोनेटिंग साइट एक ही होती है। PPS3 जो होता है उसकी यही वाला फॉस्फोरस केवल डोनेट करता है, तो ये इस मेटल को डोनेट करता है। साथ साथ ही पाई एक्सेप्टर भी होता है। अरे इस PPS3 का जो सिग्मा स्टार वेकेंट होता है ना, उसमें पाई एक्सेप्टर भी लिगेंड भी होता है, और इसका पाई एक्सेप्टर बिहेवियर इस ट्राइफिनाइल फोस्फीन को बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है। तो जिसकी वजह से सुनिए ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। साथ ही जो पैलेडियम है ये +2 में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d8, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल नहीं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज बना करती हैं। अरे याद होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो जाते हैं किसके लिए? स्क्वायर प्लेनर के लिए। और लगभग अगर वीक फील्ड लिगेंड है और चांसेस हैं बनने के, तो उसके इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री कौन सी होगी? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग डायग्राम जो है वो ये कभी भी नहीं होता कि 3 T2G नीचे हैं, 2 ऊपर EG हैं, ऐसा कभी उसमें होता ही नहीं है। तो क्या होता है? तो देखिए ये जो मेटल है ये है 4D सीरीज की, और अगर कोई 4D सीरीज की मेटल स्क्वायर प्लेनर बनाती है तो उसका जो स्प्लिटिंग डायग्राम होता है वो होता है इस तरीके से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें सबसे नीचे होते हैं dxz dyz, उसके ऊपर एनर्जी होती है dz स्क्वायर की, उससे ऊपर एनर्जी होती है dx स्क्वायर की, सॉरी dx स्क्वायर y स्क्वायर की, और उससे जो ऊपर एनर्जी होती है, एक मिनट, सबसे नीचे होती है dxz yz की, ये होती है d, और उससे ऊपर जो एनर्जी होती है वो होती है dxy की एनर्जी होती है। ठीक है, शायद ये मैंने उल्टा बना दिया, एक मिनट, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर dxy आएगा। ठीक है, ये dxy है, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर। हाँ सुनिए भाई, तो इसमें अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अपने पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है क्या इसमें? क्या इसमें आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके लिए भी n की वैल्यू 2 नहीं आएगी, n 0 आएगा। तो इसका भी n 0 है, इसका भी n 0 है, इसका भी n 0 है, केवल इसका n कितना है? 1। इसलिए मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म के लिए आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। समझ में आ गई बात आपको? तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस केस में इसका पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम आएगा। अगर किसी को लिखना हो कि सर स्क्वायर प्लेनर के लिए जो 4D सीरीज है उसका स्प्लिटिंग डायग्राम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर केवल एनर्जी का सीक्वेंस लिख रहा हूँ। सबसे कम एनर्जी dxz dyz की होती है, देन dz स्क्वायर की होती है, उसके बाद dxy आता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का इसमें होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग डायग्राम। ठीक है, जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट होते हैं, जिसकी वजह से 4d8 के केस में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। जैसे ही इसने बोला कि वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, तो मैंने यहां पर n1 की वैल्यू कितनी ले ली? 1 ले ली, क्योंकि लाइमन के लिए n1 कितना होता है? 1 होता है। अरे मैं वो ट्रांजिशन मान रहा हूं कि कहीं मान लो n2 से n1 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो लाइमन सीरीज का मतलब n1 पक्का कितना होगा? उसके लिए 1 होगा। फिर बोलता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। अरे उस ट्रांजिशन की एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम होने के लिए उसको आना पड़ेगा कहां से? इन्फिनिटी से आना पड़ेगा। तो यहां पर n2 हो जाएगा अपना इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला लगा लीजिए 1/λ इज इक्वल टू R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए जेड तो कितना होता है? 1 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो यहां से जो है R की वैल्यू हो जाएगी 1/λ। अगले सवाल में पूछा गया देन फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज लाइन इन हीलियम प्लस आयन स्पेक्ट्रम। अब ये कह रहा है कि अगर तुम्हें हीलियम प्लस आयन का स्पेक्ट्रम दिया जाए तो बामर सीरीज का मतलब n1 कितना लेंगे? बोलो 2। और बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी होनी चाहिए ट्रांजिशन की। और बामर सीरीज की ट्रांजिशन की शॉर्टेस्ट एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऊपर वाली स्टेट से आना चाहिए, मतलब यहां पर n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 3। तो इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे तो 1/λ, चलिए इसके लैम्डा को अपन लैम्डा डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू R। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1/λ आ रही है, इंटू जेड स्क्वायर। तो हीलियम प्लस के लिए जेड कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/n2 का स्क्वायर का मतलब 4, सॉरी 1/n1 स्क्वायर का मतलब 4, और n2 स्क्वायर का मतलब 9। इसको आप सोल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर आ जाएगा 5/9। तो यहां से जो लैम्डा डैश है उसकी वैल्यू आएगी कितनी? 9λ/5। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। एन एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर while its hydroxide is not soluble in water and its oxide does not form rock salt structure than metal is। देखिए पहली बात तो मुझे एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करनी है, तो हो जाएगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। रोए की बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये जो बेटा मांगे कन्या सुंदर है बाप, यहां तक अगर अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसके लिए सबसे बात कर रहा सल्फेट की। तो अगर मैं इनके सल्फेट्स की बात करूं तो ये कह रहा है कि उसका सल्फेट होना चाहिए सोल्यूबल। तो आप जानते हैं कि जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके सल्फेट्स की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब लीस्ट सोल्यूबल इसका सल्फेट होता है बेरियम सल्फेट। याद करो क्वालिटेटिव में जिसका व्हाइट कलर होता है ना, ये होता है लीस्ट सोल्यूबल होता है। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? बेरिलियम का सल्फेट। तो पहले के हिसाब से तो बेरिलियम आ रहा है अब तक तो आंसर। फिर आगे कहता है कि while its hydroxide is not soluble in water। अब जब भी बात करता है हाइड्रोक्साइड की तो ये कहता है कि इसका हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी पढ़ते हैं तो अप टू डाउन जाने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है हाइड्रोक्साइड के केस में, और अगर अप टू डाउन जाने पर इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब इसका हाइड्रोक्साइड होगा लीस्ट सोल्यूबल और इसका होगा मोस्ट सोल्यूबल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसके हिसाब से भी आंसर क्या ही आना चाहिए? बेरिलियम ही आना चाहिए। फिर कहता है कि एंड इट्स ऑक्साइड डज नॉट फॉर्म रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको नहीं पता हो। एक्चुअल में जो बेरियम का ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल वुडजाइट टाइप की, वुडजाइट टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो रॉक सॉल्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है बेरिलियम ऑक्साइड की, तो इसलिए इस एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो नाम है वो हो जाएगा बेरिलियम, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सुनिए, इसमें कह रहा है कैलकुलेट CFSE फॉर द कॉम्प्लेक्स गिवन दैट डेल ओ लेस देन पी। पहले तो मैं इसको समझ लेता हूं कि ये मुझे क्या बताता है। डेल ओ लेस देन पी का मतलब ये है कि जो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जो ये वाली स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग को अपन बोलते हैं डेल ओ। डेल ओ उसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है। तो ये मुझे बता रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी डेल ओ है वो कम है एज कंपेयर टू उसकी पेयरिंग एनर्जी। तो पहले इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स अपना ये वाला है, तो जब आप देखोगे तो वहाँ पर कोबाल्ट, ये कोबाल्ट एक्स मान लो ये 0 है, ये फ्लोरीन -1 में होता है, तो कोबाल्ट 3+ में मौजूद है। इसका मतलब 3d6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ये कह रहा है कि पेयरिंग करवानी नहीं है, पेयरिंग में खर्चा ज़्यादा आएगा। अरे इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग करवाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर पेयरिंग करवाने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए मतलब वो पेयरिंग नहीं करना चाहेगा, इसके बजाय वो पसंद करेगा 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पांचवा यहाँ आ जाएगा, छठा यहाँ आ जाएगा, मतलब पहले वो ऊपर जाके फिल होना पसंद करेगा। तो इसकी CFS आपसे पूछी है। तो देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 और 2 4, ठीक है, और T2G में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। T2G वाले के लिए अपन क्या यूज करते हैं, -0.4 डेल O, ठीक है, प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -0.6 डेल O। सोल्व कर लो इसको, तो आ जाएगा माइनस का 1.6 और आ जाएगा माइनस का 1.2, तो आ जाएगा -0.4 डेल O। ये आ जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की CFSE। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 100 ml solution of each of 0.1 molar AuCl and 0.1 molar AgCl is electrolyzed by passing 1 ampere current for 15 minutes, then which of the following will be deposited at the electrode? सुनिए ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है जिस कंटेनर में टोटल 100 ml सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, जिसमें से आपको दिया गया है कि 0.1 मोलर तो AuCl है वहां पर और 0.1 मोलर AgCl प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसमें अपन इलेक्ट्रोड लगा के इसमें से करंट पास करवाएं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा कि तो इलेक्ट्रोड पर कौन सी मेटल जाके डिपॉजिट होगी, गोल्ड डिपॉजिट होगा या सिल्वर वहां पर डिपॉजिट होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको इसका ई नोट भी दे रखा है, मैं ई नोट यहां लिख देता हूं। ई नोट आपको दे रखा है AU प्लस से AU में जाने का जो ई नोट है वो दे रखा है 1.69 वोल्ट, और ई नोट जो है Ag प्लस 2Ag का वो आपको दे रखा है 0.8 वोल्ट दे रखा है। और आपसे बोला गया है कि भाई आपको बताना है इनमें से कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी, ये आपको बोला गया है। अब सुनिए ध्यान से, जरा याद करो, आपको ऐसे बताया गया होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और हमारे पास एक ऐसी चॉइस होती है कि किसी एक ही इलेक्ट्रोड पर 2 से ज़्यादा स्पीसीज जाने की टेंडेंसी रखती हैं, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं अगर कैथोड की, तो कैथोड पर अगर 2 स्पीसीज जाने वाली हैं तो वो वाली स्पीसीज सबसे पहले जाके डिपॉजिट होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा ई नोट आरपी होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, और वो तुरंत जाके उस कैथोड पर जाके चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर गोल्ड और सिल्वर में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड का है, इसका मतलब सबसे पहले जो है उस पर गोल्ड जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि सिल्वर कभी डिपॉजिट ही नहीं होगा। हो सकता है कि तुमने उसमें इतनी करंट पास करवा दी कि पहले पूरा गोल्ड डिपॉजिट हो गया, उसके बाद सिल्वर भी डिपॉजिट हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि पहले कौन जाएगा, वहां पर गोल्ड जाएगा। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट सुनिए, इस काम के लिए इसमें जो अपन करंट पास करवा रहे हैं वो करंट 1 एम्पियर की है और टाइम है 15 मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा टोटल वो चार्ज, इतना कूलम चार्ज जो है वो अपन इसमें पास करवा रहे हैं। एक काम करो, यहां से आप निकाल लीजिए इसके नंबर ऑफ फेराडेज, इसके नंबर ऑफ फेराडे निकाल लीजिए चार्ज के कि इसमें कितने फेराडे हैं। तो नंबर ऑफ फेराडे निकालने के लिए बन जाएगा 900/96,500, जिसको सोल्व करोगे तो लगभग आएगा 0.0093 फेराडे। मतलब अपन ने उसमें इतना फेराडे चार्ज जो है वो पास करवाया है, ठीक है। अब इसको एक बार देखिए, सुनिए। इस रिएक्शन को मैं देख के ऐसे कह सकता हूं कि जब तुम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो उससे 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट होगा। अरे 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट होगा। अपने पास टोटल गोल्ड है कितना, तो इसकी मोलरिटी इतनी है। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AU प्लस निकाल लेता हूं। तो देखिए मोलरिटी इसकी 0.1 है, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 100/1000, तो इसके मोल हो जाएंगे 0.01 मोल। इसमें 0.01 मोल गोल्ड प्रेजेंट है और 1 मोल गोल्ड के डिपोजिशन के लिए हमें चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फेराडे। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फेराडे के बराबर ही तो होता है। तो जब 1 मोल गोल्ड के लिए 1 फेराडे चाहिए तो 0.01
मोल गोल्ड को कंप्लीटली डिपॉजिट करवाने के लिए हमें 0.01 फैराडे चाहिए होंगे। क्या हमने जो चार्ज फ्लो करवाया है उसमें इतने फैराडे अवेलेबल हैं? नहीं है। अरे ये नंबर ऑफ फैराडे 0.01 से कम है, और अगर ये नंबर ऑफ फैराडे 0.01 से कम है, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि सारा का सारा जो गोल्ड है वो उस पर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा इतनी करंट में कुछ गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा और थोड़ा गोल्ड उसमें पड़ा रहेगा, और उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि हमने करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ओनली AU, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम गेट्स चेंज्ड। और ये है अगला सवाल केमिकल बॉन्डिंग का। आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग तो हमें बहुत बढ़िया से आती है, जेई मैन पूछ रहा तो आसान सा सवाल पूछ लेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस केमिकल बॉन्डिंग में भी उसने जो सवाल बनाया है उसके अंदर पी ब्लॉक की रिएक्शन साथ में जो आपको दे दी है, पी ब्लॉक की जो रिएक्शन है वो आपको दे रखी है, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है आपको फिर से पी ब्लॉक की, इसके अलावा एक सिंपल आपके लिए एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस नहीं मतलब सिंपल जो अपनी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है वो वाली आपको दे रखी है, और इसके अंदर आपसे बॉन्डिंग का सवाल पूछा गया है। तो देखिए सवाल में आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम गेट्स चेंज्ड, मतलब जिन जिन एटम्स को अंडरलाइन किया हुआ है, अच्छा इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो इसमें फॉस्फोरस के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर सल्फर के नीचे, यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे है। तो जिन जिन एटम्स को अंडरलाइन किया हुआ है उनका हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो रहा है वो आपसे पूछा गया है, कौन से प्रोसेस में चेंज हो रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो XeF4 जब रिएक्शन करेगा SbF5 से, तो याद करो पी ब्लॉक में NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है जहां पर ऐसा कुछ लिखा है कि जैसे XeF2 हो गया, जितने भी जीनोन के फ्लोराइड्स हैं, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, इन सब की रिएक्शन अगर आप मान लीजिए PF5 से करवाओगे या ASF5 से करवाओगे या SbF5 से करवाओगे, तो ये सारे के सारे तो बिहेव करेंगे एज ए फ्लोराइड डोनर, और ये सारे के सारे बिहेव करते हैं एज ए फ्लोराइड एक्सेप्टर, ये बिहेव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि इससे एक फ्लोराइड इसके पास चला जाएगा, तो ये जो जिससे फ्लोराइड बाहर निकला है उस पर तो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने फ्लोराइड खाया है वो बन जाएगा SbF6 माइनस। क्या बन जाएगा? SbF6 माइनस। ठीक है, अब बात करें तो देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो होता है sp3d2, यहाँ तो कितना होता है sp3d2, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो यहाँ पर होता है sp3d के जैसा। इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस तरीके से, जीनोन, फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, और पूरे के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से बन जाएगी XeF3+ की स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 से sp3d में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो अगला ये जो H3PO2 है ये डिस्प्रपोर्शनेट होके बनाता है H3PO4 प्लस ये बनाता है यहाँ पर PH3। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और ये जो फॉस्फोरस बनता है यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है? sp3। अब देखो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस का आपने हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं देखा? तो आपको पता है कि जो PH3 फॉस्फीन जो होता है वो तो वैसे ही एक ड्रैगो कंपाउंड होता है। अरे इसके अंदर तो मिक्सिंग ही नहीं होती, इसके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इसकी बात नहीं की है। बाकी जो फॉस्फोरस था वो अभी भी sp3 से sp3 में ही रह जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, तो इसमें जो इसकी रिएक्शन होगी उसमें बन जाएगा NaHSO4, ये बनेगा NaHSO4 प्लस यहाँ पर बन जाएगा HCl। तो ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है और ये भी sp3 है, कोई चेंज नहीं हुआ। उसका जो फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया से BF3 की तरह बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से नाइट्रोजन टू बोरॉन क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। उसको मैं लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज। अमोनिया का नाइट्रोजन पहले भी sp3 था और ये वाला नाइट्रोजन अभी भी sp3 है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इसके अंडरलाइंड एटम थे जिसके बारे में हमसे पूछा था कि इनका हाइब्रिडेशन चेंज होगा या
नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 10, इन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ब्लू इंक, मतलब ब्लू इंक का एक कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मिक्सड टू स्टेबलाइज इट। आप जानते हैं कि कुछ कोलोइड्स को वो पहले अनस्टेबल होते हैं, उसमें अपन बाहर से कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला के अपन उसको क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ ब्लू इंक का, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेबलाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो उसको स्टेबल बनाने के लिए, और आपके पास ऑप्शन है H2O हो गया, एग एल्बुमिन था यहाँ पर, ये पूरा एक्चुअल में एग एल्बुमिन था। ठीक है, एसिटिक एसिड। और इसके बाद अब बारी है केमिकल काइनेटिक्स के एक बेहतरीन सवाल की, और वो है आपके सामने, इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू, जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है 27 से लेकर 42, मतलब आप ऐसे कह सकते हो जो T1 था वो था 27 यानी कि 300 केल्विन था। ठीक है, और जो T2 है वो चेंज होके वो जा रहा है किस पर, वो जा रहा है 315 केल्विन पर। ऐसा करने पर क्या होगा सुनिए, then number of molecule having energy greater than threshold energy becomes 5 times। ये क्या बोल दिया इसने, ये कोई नई बात नहीं बोली है, ये यूं बोल देता कि रिएक्शन की जो रेट है वो 5 टाइम्स हो गई, या फिर ये यूं बोले कि उसके जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है वो 5 टाइम्स हो गए, दोनों एक ही बात है। अरे याद करो, अपन एक ऐसे डायग्राम बनाया करते थे, यहाँ पर था रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पर एनर्जी थी, और कुछ ऐसे डायग्राम बनते थे जिसको अपन इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। अपन ऐसा कहा करते थे कि जो इसको पार कर गया और जिसका ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यही तो बोलते थे। अब ये कह रहा है कि भाई इतने टेम्परेचर पर तो इसको पार करने वाले मान लो अगर x थे तो इतने टेम्परेचर पर पार करने वाले 5x हो गए, मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई, एवरेज एनर्जी बढ़ गई, बढ़ने से अब उसको 5x मॉलिक्यूल्स पार कर जाएंगे, जो साफ साफ तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि जो पहले उसकी रेट थी, रेट फाइनल रेट इनिशियल रेट की 5 टाइम्स हो जाएगी यहाँ पर, या फिर यूं कहूँ मैं K2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बन जाएगा 5K1। सवाल पूछा गया आपसे, देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल। कर लोगे आप। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे ln K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इस ln को मैं log में कन्वर्ट कर लेता अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी हुई होती तो, लेकिन मुझे जब ln की वैल्यू दे रखी है तो इसको अपन log में कन्वर्ट नहीं करेंगे। K2/K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इज इक्वल टू EA हमें पता लगाना है। अच्छा, ये कह रहा है कि EA की वैल्यू जूल में निकालनी है, मतलब R की वैल्यू ये वाली रखनी है हमें, तो R की वैल्यू लेनी है 8.314। यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 इज 300, 1/T2 इज 315। जो ये आपको दे रखा है इसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से कितनी 1.6094। सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। इसको सोल्व करने पर जो EA की वैल्यू है वो आएगी 84255 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, इतने जूल आएगी। तो इसको जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आप कह सकते हो लगभग 84.3 किलो जूल हो जाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस काइनेटिक्स का जो ये सवाल है इसमें इसने साफ साफ ऐसा नहीं बोलकर कि मैं रेट को 5 टाइम्स कर रहा हूं, इसने आपको यूं बोल दिया कि उन मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ 5 टाइम हो जाएगा जो उस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। इन 100 ml 0.1 normal Na2CO3 dot XH2O solution mass of solute is this much gram, then find out the value of X। मुझे एक सॉल्यूट दे रखा है, सॉरी सॉल्यूशन दे रखा है Na2CO3 डॉट XH2O। इसमें कहा गया है कि ये 100 ml सॉल्यूशन लिया था और 0.1 नॉर्मल है और सॉल्यूट का मास मुझे वो दे रखा वहां पर। तो देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मुझे नॉर्मलिटी यहां पर कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है। मोलरिटी के लिए मेरे को क्या चाहिए बोलो, सॉल्यूट का मास चाहिए। तो सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है हमें 1.43 अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास मैंने यहां पर उसका कितना मान लिया m मान लिया। अरे ये मोलरिटी वाला m है, ये तो मोलरिटी है और ये मैंने नीचे यहां पर मोलर मास लिखा है। ठीक है, उस सॉल्ट का मोलर मास वो हो गया।
इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 100 ml, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 आ जाएगा, इंटू एन फैक्टर। तो देखिए ये एक सोल्ट है और सोल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज। तो जब आप इस सोल्ट को डिसोल्व करोगे वाटर में तो यहाँ से कैटायन बन जाएंगे आपके 2Na+ या NN बन जाएगा आपका CO3 2-, चाहे तुम कैटायनिक चार्ज देखो चाहे तुम एनायनिक चार्ज देखो, यहाँ से एन फैक्टर का कितना आ जाएगा 2। तो एन फैक्टर 2 आने के बाद इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये इससे कैंसिल हो गया, 14.3 बन जाएगा यहाँ पर। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 286। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 286। वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर सोडियम जो होता है उसका 23 होता है, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का होता है 18 इंटू x। जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 और ये बन जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, आपको 2 रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी हैं, फाइंड आउट द सम ऑफ कोफिशिएंट। मतलब अच्छा इसमें थोड़ी सी एरर आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये ऐसा है, यहाँ पर एरो का निशान एक, इसके बीच में एरो आएगा यहाँ पर और एक एरो आएगा इसके बीच में। मतलब जो पहली रिएक्शन है वो आपको ऐसी दे रखी है 2Fe2+ प्लस H2O प्लस 2H प्लस, एक एरो है बीच में, और यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है N1A प्लस बन रहा है N2B। और आपको जो इनके कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट का सम बताना है। एक बार ज़रा सोचो, ये जेईई मेन का पेपर है, जेईई मेन में इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो ऐसा कोई सवाल तुमसे पूछता है तो फिर तुम्हें उसके प्रोडक्ट बता दे और तुम उसको इजीली बैलेंस करके किसी हिट एंड ट्रायल मेथड से या किसी मेथड से बैलेंस करके तुम उसके कोफिशिएंट बता दो। इसने पता है क्या किया है, इसने तुम्हें रिएक्टेंट लिख के दे दिए लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं बताए। तो सबसे पहला काम अपना ये बनता है कि प्रोडक्ट अपन लिखें और प्रोडक्ट लिख के उसको बैलेंस करें, बैलेंस करने के बाद उसके अपन वहां से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। तो देखिए जब आयरन यहाँ पर +2 है, साथ में जो H2O2 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर -1 में है, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 में है। तो H2O2 यहाँ पर बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयरन को कन्वर्ट कर देगा आयरन 3+ में। तो यहाँ आ जाएगा आयरन 3+ प्लस, साथ साथ अगर ये बिहेव कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पर जो H2O2 है वो खुद क्या होगा, खुद होगा रिड्यूस, और रिड्यूस होकर जो आप ऑक्सीजन -1 में देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन -2 में और H2O2 रिड्यूस हो जाएगा H2O में। ठीक है, रिड्यूस हो गया, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो आयरन 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, H2O2 2 है तो यहाँ पर 2H2O, और इसको बैलेंस करेंगे आप 2H2O को यहाँ पर तो 2H+ आएगा और 2H+ यहाँ पर है तो 2 और 2 4H+ हो गई, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अपना A तो बन जाएगा आयरन 3+ और B बन जाएगा अपना H2। तो यहाँ से जो N1 की वैल्यू आएगी वो N1 की वैल्यू 2 आ गई और N2 भी कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंड रिएक्शन है वो चेक करते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन में आपको दे रखा है पर मैग्नेट आयन साथ में H2O2 जिसका कोफिशिएंट 5 और 2 इसने पहले से ही दे दिया है और 6H+ और फिर कुछ कुछ बन रहा है, 3 स्पीसीज बन रही है। क्या क्या बनेंगी देखते हैं। अब की बार पर मैग्नेट आयन होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको क्या करेगा बोलो, यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। और इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में, O2 गैस में कर दिया ऑक्सीडाइज। साथ में O2 में ऑक्सीडाइज करने के बाद जो पर मैग्नेट है वो खुद एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में, Mn2+ में रिड्यूस हो गया। और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो H2O की फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो चलिए इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं कि इसको बैलेंस क्या करेंगे। तो जब आप एक रेडॉक्स रिएक्शन को, इसके जैसी रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने पर यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 मैग्नीज हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, साथ में एन फैक्टर इसका कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 5 आएगा और इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस जो H2O होगा वो H2O कितने होंगे अपन यहाँ से काउंट कर लेंगे,
तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आ जाएंगे 8, तो आ जाएगा 8H2। 16 हाइड्रोजन हो गई तो 10 तो ये रहे, 6 ये रहे, तो 6H+ आ गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि N1 की वैल्यू आई थी 2, N2 भी कितना आया था, 2 आया था, N3 जो है यहाँ से मान लो N3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, N4 यहाँ से 2 आ जाएगा, और N5 आ जाएगा यहाँ से कितना, 8। इन सब का सम करके आपको आंसर बताना, तो सम करने पर आ जाएगा 2 2 4 5 9 2 11 8 19, ये इसका आंसर है। तो इस सवाल में आपको प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करने थे खुद से, और साथ साथ उसको बैलेंस करके उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आप ही को पता लगाने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस एमिटेड गैसेज प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। जब आप रोस्टिंग करते हो तो आप जानते हैं उन केसेज में SO2 गैस रिलीज होती है, और ड्यूरिंग कैल्सिनेशन मेनली वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही जो गैसें हैं वो एसिड रेन जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मेनली जो CO2 होती है वो आप जानते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो दोनों की दोनों जो गैस हैं इनकी वजह से ये इफेक्ट जनरेट होते हैं। आप देखिए जेईई मेन एसिड रेन के कैसे पीछे पड़ा हुआ है। अब तक लगभग जितने भी पेपर आए हैं उनमें से हर एक सवाल इसका उसको मिला है। इसीलिए आपको बोला जाता था कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसको पढ़ लो, उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसको भी साथ साथ आपको पढ़ना है। लगभग हर एक पेपर में इससे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और साथ में जो आपकी एनवायरमेंटल साइंस है उसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो पहले हमें एक एल्कोहल नहीं, पहले हमें एक स्पीसीज दे रखी है ये वाली, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं HI के साथ। चलो मैं इधर करवा देता हूँ HI के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन H+ पर अटैक करेगा। H+ पर अटैक करते देखो, मान लो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो I- जो बचा वो I- एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल होने के कारण जब वो अटैक करेगा तो देखो इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन ये वाला कार्बन जो ये मोर हिंडर्ड है, इसके पास में यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ ना, तो ये वाला कार्बन इसका मोर हिंडर्ड है, तो इस पर अटैक नहीं करके I- जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये बॉन्ड टूटते ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH2OH, प्लस बनेगा CH3 CH2I। ये कहता है कि जो P नाम का प्रोडक्ट है वो एल्कोहल है, मतलब ये बन जाएगा आपका P प्रोडक्ट। फिर कहता है कि इसमें मिलाना है कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब डिहाइड्रेशन करवाना है। डिहाइड्रेशन करवाने का मतलब पहले OH2+ बनेगा, ये बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद उसका रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के लिए यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कुछ ऐसा बनेगा, वो बनेगा ये CH3 CH2 CH3, यहाँ CH3, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन आ गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। एक H आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक H आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक H आप यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन मोस्ट स्टेबल एल्किन के लिए यहाँ से H निकालेंगे, और इसका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ये वाला, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर इसी पेपर में लगातार दूसरा सवाल ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3। जरा सोचिए कि AgNO3 करता क्या है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पर सिल्वर प्लस को कोई हैलोजन दिख जाए तो उसको तुरंत खा जाएगा वहां से, और AgX का PPT वहां वो बना लेता है, AgCl का बना लेगा, AgBr का बना लेगा, तुरंत वो सिल्वर हैलाइड का PPT बना लेता है।
तो जब आप उनकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो जहां भी हैलोजन दिखे उसको निकाल दो बाहर। तो यहां से ये बाहर निकलेगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव आएगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव आएगा, और यहां से यहां बाहर निकला तो पॉजिटिव आएगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी उसके लिए होगी जिसके साथ इसकी रिएक्शन होने पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। और उस कार्बोकैटायन के मोस्ट स्टेबल बनने के लिए चेक करेंगे, देखो यहां पर इसका लोन पेयर है और अगर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर तो कार्बन का ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। तो देखो ये बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल कर रहा है यहां पर। अरे जिसको तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस एम बोलते हो ना, वो एक्चुअल में यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है। प्लस एम बैक बॉन्डिंग, आप इसको यहाँ पर एक ही मान सकते हो, है ना। ऐसे ही O के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास बन गया वैकेंट ऑर्बिटल, इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा। यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग तो ये भी कर लेगा यहां पर। और लास्ट वाला केस जो है, यहां पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन बेचारे के पास वाले कार्बन पर कोई वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, मतलब यहां किसी प्रकार की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 में से बाकी 3 में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, 4th में किसी प्रकार की बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो सकता। बाकी बचे 3। इन तीनों में से देखो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर कॉन्जुगेशन में भी बिजी है, साथ साथ यहां पर इसके साथ बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। तो इसमें इतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी जितनी फर्स्ट और सेकंड में हो जाएगी, इसलिए थर्ड भी इसका आंसर नहीं है। बाकी बचे फर्स्ट और सेकंड, जिनको अपन अब समझेंगे ध्यान से, ढंग से। यहां बना था कार्बोकैटायन, इसको मान लो ये नहीं है एक बार, यहां इसका वैकेंट ऑर्बिटल था, और ये मान लो एक बार नहीं है, यहां कार्बोकैटायन बना था, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। यहां नाइट्रोजन कर रहा है बैक बॉन्डिंग, यहां कर रहा है ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए जो ज़्यादा इफेक्टिव डोनेशन है वो इफेक्टिव डोनेशन यहाँ पर नाइट्रोजन करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा पहले वाला कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी मतलब ये टेंडेंसी होगी कि वहाँ से वो Br को निकाल के ले जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, हाउ मैनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन थ्रियोनिन। तो देखो थ्रियोनिन में कायरल सेंटर जानने के लिए आपको थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अरे ये भी एक टाइप का एमिनो एसिड ही है, तो पहले आपको थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए और उसके बाद आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो चलिए बनाते हैं थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, कार्बन के साथ COH लगा है, यहां पर लगा होता है NH2, यहां हाइड्रोजन, फिर यहां होता है CH3, CH, और यहां होता है OH। ये होता है थ्रियोनिन, ठीक है। अब इस एमिनो एसिड में आप देख रहे हो कायरल सेंटर, देख रहे हो कायरल सेंटर पूछा है, कायरल सेंटर अपन चेक कर रहे हैं। तो यहां पर कार्बन की, इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी है, यहां इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी है, तो हो जाएंगे इसमें 2 कायरल सेंटर, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली 1d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो मुझे 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और मेरे को बोल रहा है कि कोई एक ही D काम में आना चाहिए, एक से ज्यादा D काम नहीं आने चाहिए। तो जरा सोचिए, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 हो सकता है, या sp2d या dsp2 हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो बनती है, या टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हो सकता है, sd3 हो सकता है, या d3s हो सकता है, उसमें टेट्राहेड्रल बनती है, यहां पर बनती है ऑक्टाहेड्रल। ये कहता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढ के दे जिस कॉम्प्लेक्स में केवल और केवल एक ही d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो हाइब्रिडाइजेशन में। तो मतलब मैं समझ गया कि मुझे कोई ना कोई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। आप देख सकते हैं निकल NiCN का होल 4, यहां पर निकल है 2 + 2 के अंदर, +2 का मतलब 3d8 हो गया, और 3d8 से जब आप यहां से हाइब्रिडाइजेशन इसका बताओगे तो यहां पर जो है इस केस में 1 2 3 4 5 और 6 7, यहां पर 7वां यही आएगा, क्या जाएगा 8वां। लेकिन अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी यहाँ पर पेयरिंग करवा देगा, और जब यहाँ पर इसकी पेयरिंग करवा देगा तो ये वाला D, ये वाला S और ये वाले दोनों P हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे,
और वो बन जाएगा DsP2, तो ये इसका आंसर है। बाकी देखो ये ऑक्टाहेड्रल है तो D शामिल होगा ही होगा। यहाँ पर इसकी डेंसिटी मतलब ये जो इथाइलिन डायमीन जो होती है उसकी डेंसिटी 2 होती है और 3 लिगेंड है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते। अरे अगर तुम्हें इसका हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं पता था ना, अगर तुम्हें यूं भी पता होता कि एक D किस में काम आता है और तुम्हें आइडिया लग जाता है कि उसके लिए स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मांगता है, 4 होना जरूरी है, तब आप आराम से आंसर दे सकते थे कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होंगे। आंसर बचा क्या? फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होने का मतलब जिस प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, हीट बाहर निकलनी चाहिए, वो प्रोसेस हमें ढूंढना है। पहला प्रोसेस, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जब भी किसी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट को आप, एटम को आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से बाहर निकलती है, मतलब ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, इसीलिए ये आंसर है। आगे वाले की बात कर लेते हैं। आर्गन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक स्टेबल एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होगी क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, इसलिए उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक हो गया, तो इस सवाल का आंसर नहीं है। इस बार आप O को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हो और उसको आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना चाह रहे हो, तो आप जानते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तब भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और लास्ट वाले केस में तो तुम एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये तीनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है, पहले वाला एक्सोथर्मिक है, और इस सवाल का करेक्ट आंसर भी है। अगला सवाल, 5 मोल आइडियल गैस ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम V इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट वैक्यूम टू मेक इट्स वॉल्यूम 2 times देन वर्क डन बाय द गैस। अब देखो तुम में से कुछ बच्चे कितनी महान मूर्खता करते हैं। तुम कहते हैं 5 मोल दे रखे हैं, n बराबर 5, आइडियल गैस है, तुमने PV बराबर nRT भी लिख लिया, वॉल्यूम V है तो V हो गया, एक्सपेंडेड अगेंस्ट वैक्यूम टू मेक इट्स वॉल्यूम 2 times, मतलब V1 V है तो V2 कितना हो जाएगा बोलो? 2V हो जाएगा। आपसे वर्क डन पूछा है, फिर आप वर्क डन का फॉर्मूला भी लगा के ऐसे सोचते हो, इतना करना ही नहीं होता है। आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी ऐसे बोल दे कि प्रोसेस में रिजिड कंटेनर में करवा रहा हूं या मैं किसी वैक्यूम के अगेंस्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ऐसे केस में वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करने का मतलब P एक्सटर्नल 0 हो गया, और वर्क डन जो आप लिखते हो होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V या dV होता है। अगर उसका एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 है तो वर्क डन सीधा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका इसका आंसर 0 लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। आपको तो ये जो ये देख रहे हो ना आप कि एक्सपेंडेड अगेंस्ट वैक्यूम, इतनी सी लाइन पढ़ के पहले आपको 0 पे टिक करना चाहिए था और बाद में सवाल पढ़ना चाहिए था। इतना आसान सवाल था ये वाला, जिसके बारे में आपको क्लास में कई बार बताया गया होगा कि ऐसे सवालों का ध्यान रखना है जेईई मेन में। अगला सवाल, ओहो कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखो इसने एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें B+C बन रहा है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला है। दूसरी आपको ये वाली दे रखी है, आपसे A से P के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अगर तुमने ये सवाल भी नहीं किया और अगर तुम इसको भी गलत करके आए हो तो फिर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम ये मान लो पाप करके आए हो, पाप। सिंपल रिएक्शन दे रखी थी, ना किसी को उल्टा करना था, ना किसी को सीधा करना था, ना किसी को मल्टीप्लाई करना था। दोनों को सीधा जोड़ते, B से B करता, C से C करता और A इज इन इक्विलिब्रियम विद P आ जाता। और आपको बताया हुआ है कि जब भी दो केमिकल रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बेहद आसान सवाल था, फ्री के नंबर थे इसमें। तो अगला सवाल, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल पूछा उसने, सुनिए ध्यान से।
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 0.1 atm। एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपको 0.1 atm दे रखा है, ठीक है। एंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 0.2 atm। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, उसका जो आपको π2 मान लो इसको, वो आपको दे रखा है 0.2 atm। ये कह रहा है कि भी इसका तो तुम 1 लीटर वॉल्यूम ले लो और इसका तुम 2 लीटर वॉल्यूम ले लो, है ना। इज मिक्सड एट सेम टेम्परेचर, then osmotic pressure of resulting solution is this, then the value of x in nearest integer is। देखिए, जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और दोनों सॉल्यूशंस का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन हो, तो जो पाई नेट या जो पाई रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है π1 v1 प्लस π2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है केवल और केवल सेम टेम्परेचर पर। तो देखो, जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता था उन्हें तो डायरेक्ट आंसर कर लिया होगा। π1 की वैल्यू अपने पास 0.1 है, वॉल्यूम 1 था शुरू में ही। π2 इज 0.2 इंटू 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, वो 0.4, ये 0.5, ये हो जाएगा 0.5/3। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लगभग कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50/3 इंटू बन जाएगा 10⁻⁻²। लेकिन ये कहता है -3 कर, तो -3 का मतलब मैं यहाँ 500 लिख सकता हूँ। और जब आप 500 को 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग उसकी वैल्यू 166.66 समथिंग आएगी, जिसको नियरेस्ट इंटीजर में पूछा, इसलिए आंसर क्या जाएगा 167। ये तो था उन बच्चों के लिए जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था कि जब दो सॉल्यूशन जिसके अपन ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हैं, अगर उनको सेम टेम्परेचर पे मिक्स किया जाए तो ऐसा होता है, ठीक है। जो नहीं जानते उसके लिए सुनिए। देखिए, आप फिर हम क्या करेंगे कि पहले वाले का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1, I की वैल्यू NaCl के लिए 2 होती है। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। तो I की वैल्यू हो गई, पहले वाले की सांद्रता C1 मान लीजिए आप, इंटू R इंटू T। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1/2 RT। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर बोलो, आपका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाकर दूसरे वाले में आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 है, कंसेंट्रेशन C2 है, इंटू आ जाएगा RT। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2/0.2 डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। अब शायद आप जानते हो कि सर पाई टोटल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आप जानते हो कि I1C1 RT प्लस I2C2 RT, ठीक है। ये तो उन दोनों के दोनों सॉल्यूशंस की इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन थी, दोनों की अलग अलग केस में कंसेंट्रेशन थी। जब आप इसका 1 लीटर वॉल्यूम और इसका 2 लीटर वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो पहले हमें इनकी फाइनल कंसेंट्रेशन निकालनी होगी, जिसको हम यहाँ पर C1 डैश और C2 डैश बोल देंगे, ठीक है। तो पहले वाले के लिए जो I1 है उसकी वैल्यू कितनी है 2। अब बात करते हैं C1 डैश की, मतलब मिक्सिंग के बाद फाइनल कंसेंट्रेशन की। तो वो आ जाएगी इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आपकी इनिशियल कितनी है 0.1/2 RT इंटू वॉल्यूम कितना था V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना था यहाँ पर बोलो, टोटल वॉल्यूम था 3 लीटर, इंटू RT है तो RT से RT कट जाएगा, प्लस I2 की वैल्यू 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0.2/RT इंटू 2/3 इंटू RT से RT कैंसिल। आप देखेंगे ये वही चीज़ बन गई है जो मैंने पहले आपको डायरेक्ट बताया था। इसको सोल्व करने पर भी x की वैल्यू यहाँ से 167 ही आएगी, ठीक है। तो ये था आपका सवाल ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड। तो ये थे वो सारे के सारे सवाल जो हमें पता चले हैं, मतलब जो 4 सितंबर की जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें जो भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से पता चले हैं वो सब आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। और इनकी हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, लेकिन सवाल आपके यही के यही है।